हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग और सेट 2 डिस्कस करेंगे गाइज हम। इससे पहले हमने सेट 1 डिस्कस किया था। जिसने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। और गाइज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। और ये आने वाले एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो भी एग्जाम आने वाली है एसएससी जेई राजस्थान जेई। ठीक है गाइज। द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन द बिटुमिन इज वेरी यूज्ड, है ना, इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो गाइज यहाँ पे देखो पेनिट्रेशन टेस्ट की बात की हुई है किसके, बिटुमिन के। तो बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे अपन जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन वैल्यू उससे अपने को क्या मिलता है, तो ग्रेड मिलती है अपने को बिटुमिन की। ठीक है गाइज, तो आंसर तो ग्रेड हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है पेनिट्रेशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है बिटुमिन पेनिट्रेशन टेस्ट करने के लिए। ठीक है, पेनिट्रोमीटर बोला जाता है गाइज इसे। यहाँ पे एक नीडल लगी होती है, उस नीडल से अपन क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर बिटुमिन लेते हैं और उसको पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे ये आपको जानना जरूरी क्यों, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पेनिट्रेशन क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ बिटुमिन। तो गाइज यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 100 ग्राम का आपको जो बिटुमिन लेना होता है, ठीक है, और 5 सेकंड तक उसके अंदर लोड अप्लाई करना होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि लोड कितने टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट में नीडल ऐसे रहेगी और जब आप लोड अप्लाई करोगे 5 सेकंड के लिए तो नीडल कुछ पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है गाइज, उसके बाद यूनिट ऑफ आपसे पूछ सकता है कि पेनिट्रेशन की यूनिट क्या होती है, तो 1/10 होती है। मतलब अगर आपका यहाँ पे पेनिट्रेशन 80 से 90 mm का हुआ है, ठीक है गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि 80 से 100 mm का पेनिट्रेशन हुआ तो वैल्यू क्या बोलते हैं उसे, 8 to 10 mm बोलेंगे गाइज। इस तरीके से बोला गया है 1/10। ठीक है, तो लिखते भी ऐसे ही है, वहाँ पे लिखा होगा आपको कि जो बिटुमिन की ग्रेड है वो 80/100 है। उसका मतलब क्या रहेगा कि जो पेनिट्रेशन है ना उस बिटुमिन का वो कितना है, 8 to 10 mm है। ठीक है गाइज, अब कौन सा बिटुमिन कहाँ पे यूज़ करते हैं ये आप देख सकते हो। पेनिट्रेशन ग्रेड अगर 30 से 40 है, मतलब क्या है, अच्छी क्वालिटी का बिटुमिन है, मतलब उसमें पेनिट्रेशन कम होगा नीडल का। ठीक है, 3 to 4 mm का ही पेनिट्रेशन होगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, 60 to 70 का यूज़ करेंगे, इसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब इसकी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ करेंगे अपन, जहाँ पे टेम्परेचर समर वाले कंडीशन में अपन यूज़ करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सके वो। ठीक है, कटबैक बिटुमिन गाइस एक ये होता है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये प्रीमिक्स और सरफेस ड्रेसिंग इन कोल्ड वेदर कंडीशन। तो कोल्ड वेदर कंडीशन में अपन क्या यूज़ करेंगे, कटबैक बिटुमिन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है इमल्शन। इमल्शन में होता है अपन मिक्स कर देते हैं कुछ ना कुछ लिक्विड उसमें, तो वो वेट कंडीशन या रेनी सीजन में भी अपन किसको यूज़ कर सकते हैं, इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेनी सीजन में क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमिन रिलेटेड टू पेंस्की मार्टिन टेस्ट। तो गाइस जो पेंस्की मार्टिन टेस्ट होता है वो आपने किया होगा टेस्ट, वो अपन फ्लैश एंड फायर पॉइंट को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जैसे आग पकड़ता है एक तरीके से, और फायर पॉइंट क्या होता है कि वो आग जो होती है वो 5 सेकंड तक जलती रहती है एक तरीके से, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ। डायरेक्टली आपको केवल ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री में आपने किया होगा। यहाँ पे बात की हुई है गाइस इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटुमिन विद द हेल्प ऑफ रिंग बॉल एपरेटस। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कैसे करते हैं, रिंग एंड बॉल एपरेटस से करते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है उसके अंदर जो स्टील बॉल यूज करते हैं, तो गाइस उसका डायमीटर होता है 0.95 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो आप 9.5 mm होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कैसा दिखता है गाइज, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है उसमें यहाँ पे एक आपके पास में एक ब्रास की रिंग होती है, उसके अंदर में आप बॉल डालते हो। वो बॉल क्या होती है, अपन ये देखते हैं कि वो बॉल नीचे वाली सरफेस पे कब जाके टिक टिक मतलब टच हो जाएगी। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि वो बॉल यहाँ पे डालते हो तो वो बिटुमिन उस बॉल के ऊपर लपेट के नीचे की तरफ आने लगता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये पे ब्रास मोल्ड होता है। तो अब इसके बारे में डिटेल बात करें तो गाइस स्टील बॉल जो होती है 2 नंबर में होती है, 9.5 mm का उसका डायमीटर होता है, और वेट भी आपसे पूछा जा सकता है 3.5 प्लस माइनस 0.05 ग्राम का उसका वेट होता है। ठीक है, उसके बाद गाइज ये आपको थोड़ा अगर याद रहे तो कर सकते हो, डेप्थ कितनी होती है उसकी, जो रिंग है ना, आपको जो ब्रास रिंग दी हुई है, ठीक है, उस ब्रास रिंग की डेप्थ 6.4 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, उसके बाद इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड। ठीक है, तो आप गाइज यहाँ पे ये देखने की कोशिश करो, ये जो रिंग आपको गिवन है ना, ये वाली रिंग, इस वाली रिंग की बात कर रहा है कि इनसाइड में ऊपर की इनसाइड और आउटसाइड होगा और फिर एक आउटसाइड होगा। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा था। नेक्स्ट बात करोगे आप यहाँ पे कि थर्मोमीटर एक चाहिएगा जिसमें 0 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर कर पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें गाइज कि अगर आप ऐसे भी मतलब ऐसे उस पर ट्राई कर रहे हो आप मटेरियल के ऊपर में जिसका जो आपका टेम्परेचर जो रहेगा,
ठीक है। उसका मतलब क्या रहेगा इस टेस्ट का, सिंपल कि यहाँ पे आपने बोल एक तरीके से बिटुमिन डाला ना, तो कितने टेम्परेचर पे वो नीचे जाके टिक जाएगा, उसे ही बोलते हैं उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, कि इतने टेम्परेचर पे बिटुमिन सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर अगर 80 डिग्री नीचे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो एक जो असेंबली आपने पूरी रखी है ना, वो किसी ना किसी मतलब मीडियम के अंदर रखी, तो यहाँ पे मीडियम क्या रहेगा आपका, वाटर रहेगा। उस वाटर को अपन गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, उस वाटर को गर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा का अगर वो सॉफ्टनिंग पॉइंट है उसका, तो यहाँ पे अपन ग्लिसरीन यूज़ करेंगे गाइस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर द एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो गाइस एब्रेसिव रेजिस्टेंस क्या होती है, एक तरीके से एब्रेशन कितना है, कितना बिटुमिन अपना जब उसके ऊपर गाड़ी चलेगी, एक तरीके से आपका व्हीकल मूव करेगा, तो कितना उसमें डिसइंटीग्रेट होगा आपका एग्रीगेट के अंदर में, वो आपको पता होता है। तो उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, डेविल, डोरी और लॉस एंजेलस। ये तीनों टेस्ट आपका बिटुमिन मतलब जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू के लिए करते हैं। अब ये लॉस एंजेलस मशीन की अपन बात करेंगे गाइस यहाँ पे, लॉस एंजेलस टेस्ट की, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है जो यूज़ होता है लेबोरेटरीज में। तो ये आपका एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस ड्रम में अपन एग्रीगेट को डाल देते हैं और इस ड्रम को रोटेट करते रहते हैं। तो और इसमें क्या कर देते हैं अपन, स्टील बॉल डाल देते हैं, वो स्टील बॉल उस एग्रीगेट के साथ रबिंग एक्शन करेगी और अपने एग्रीगेट को तोड़ देगी छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, फिर अपन परसेंटेज निकालते हैं कि कितना टूटा। गाइज ये होता है इसका IS कोड 23861963। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि जो डायमीटर डालते हैं, अब जो बॉल डालते हो, मैंने बताया आपको बहुत सारी बॉल डाल देते हैं, उस बॉल का डायमीटर क्या होता है 48 mm, उसका वेट कितना होता है 390 से 444 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्लासिफिकेशन अलग अलग सीव यूज़ करते हैं, ये सीव आपको याद रहे तो ठीक है। उसके बाद आपको 5 kg सैंपल लेना है, अगर आप ABCD टाइप का अगर आप ग्रेड यूज़ कर रहे हो, बताऊँ ABCD क्या होता है, और 10 kg लेना है अगर आप EFG यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब ये EFG अभी क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। EFG कुछ नहीं गाइज, ये वाला है, ठीक है, ये टेबल है, उसके लिए आपको याद होनी चाहिए। देखो EFG जो है ना, उसके लिए ये सारे आपको ग्रेड लेने हैं, मतलब इससे ऊपर की बात हो रही है, मतलब 80 से 63, 63 से 50, इसके बीच के आपको सैंपल लेने गाइज। ये क्या है, सीव साइज है। ठीक है, जैसे 50 mm से 40 mm से 25 mm बीच की साइज का कितना मटेरियल लेना है, अगर आप इसका बना रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लो E और F का बना रहे हो ना, तो आपको देखो यहाँ से लेना है, एक यहाँ से उठाना है। अगर आपको जैसे 5 kg मैं बोला ना अभी 5 kg लेना है, तो आपको 2.5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वही लिखा हुआ था आपसे गाइज, कि अगर आपको टेक मतलब है ना, अगर आपका ABCD की बात कर रहा है तो आपको 5 kg लेना है, अगर आपको EFG की बात कर रहा है तो 10 kg सैंपल लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो 30 to 33 रिवोल्यूशन पर मिनट देना है। अब कितना देना है, 500 रिवोल्यूशन देंगे अपन ABCD ग्रेड के लिए, और 1000 रिवोल्यूशन देंगे EFG के लिए। गाइस सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में ये। ठीक है, उसके बाद जो अपन जैसे अब उसको रबिंग एक्शन करवा लेंगे, RPM दे दिया, उसके बाद वो एग्रीगेट टूट जाएगा, उस टूटे हुए एग्रीगेट को किससे पास करना है, 1.70 की सीव से पास करना है, और उसका वेट कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। स्टार्ट में जितना भी वेट लिया नीचे रखेंगे, उसको 100 करेंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी परसेंटेज में अपने पास, उस वैल्यू को अपन फिर क्या करेंगे, इस टेबल से मैच करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपका वैल्यू 60%, 50% इससे मैच करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे अपन कि वाटर बाउंड मैकेडम के लिए कितना है, बिटुमिन के लिए कितना है, WBM के लिए कितना है, इसके अंदर ही वो वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो बॉल कितनी यूज़ करनी वो भी बता रखा है कि ABCD ग्रेड के लिए आपको इस तरीके से बॉल यूज़ करनी है, और EFG के लिए इतनी यूज़ करनी है। तो नॉर्मल जो बॉल यूज़ करते हैं ना, वो अपन 12 नंबर बॉल यूज़ करते हैं, 12 बॉल अपन उसके अंदर में डालते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसफाल्ट इन द कटबैक बिटुमिन। एसफाल्ट कुछ नहीं होता गाइस, एक तरीके से जो अपन एग्रीगेट ही होता है। ठीक है, टूटे हुए एग्रीगेट को ही एसफाल्ट बोलते हैं, जब उसको बिटुमिन में यूज करते हैं तो उसको कटबैक एसफाल्ट बोला जाता है। तो जो वैल्यू होती है ना एसफाल्ट की, वो कितनी होती है, 0.8 होती है। ठीक है गाइस, मतलब 80% के करीब आपका एसफाल्ट होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि बिटुमिन इज कटबैक बाई एडिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, है ना, सच एस केरोसिन मिलाते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि अपन विस्कोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बिटुमिन को इजीली यूज कर लिया जाए, उसी को बोलते हैं कटबैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कटबैक एस्फाल्ट के बारे में बताया हुआ, कितने टाइप के होते हैं, होता है एक रैपिड क्यूरिंग, एक होता है मीडियम क्यूरिंग, एक होता है स्लो क्यूरिंग। ठीक है, अब ये रैपिड क्यूरिंग होता है कैसे होता है, उसमें नेफ्ता मिला दिया जाता है। तो गाइस सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से जिसका वाष्पीकरण होता है, इवोपरेशन होता है, वो क्या होता है, नेफ्ता होता है, तो ये जल्दी एकदम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो रैपिड क्यूरिंग में अपन क्या नेफ्ता मिलाते हैं, मीडियम क्यूरिंग में अपन केरोसिन पेट्रोल मिला देते हैं, और स्लो क्यूरिंग में क्या डीजल वगैरह मिला देते हैं। ठीक है गाइस, और ये आपके ग्रेड होते हैं RC रैपिड क्यूरिंग 30, 70, 250। ठीक है, ये मीडियम क्यूरिंग और ये स्लो क्यूरिंग की ग्रेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बिटुमिन रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। तो गाइस अभी बात की थी अपनों ने, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कैसा दिखता है गाइस, ये ऐसा दिखता है। ठीक है,
ये असेंबली होती है आपके पास में, इसको अपन क्या रखते हैं, एक जार में रखते हैं, ये जार होता है आपके पास में, ठीक है। इसके अंदर में अपन रख देते हैं और इस जार को अपन क्या करते थे, इस असेंबली पे रख के हीट करते हैं अपन, ठीक है, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, गाइस दो टाइप के डिस्टिलेशन करते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है ना, वहां से अपने को क्या मिलता है, टार मिलता है, मतलब कोल वगैरह, ठीक है, कोल या फिर वुड को अपन करते हैं, उससे मिलता है अपने को टार मिलता है, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जब अपन करते हैं तो बिटुमिन मिलता है, ठीक है गाइस। ये यहाँ पे आपको पूरे टेबल मैंने मतलब डिफरेंस बताया हुआ है गाइस, इसको पढ़ोगे आप तो आपको पता लग जाएगा। कलर किसका होता है, बिटुमिन का कलर ब्लैक होता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछता है कि बिटुमिन की कितनी होती है, 0.92 से 1.02, टार की कितनी होती है, 1.08 से 1.24, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ये सोल्यूबल काय में होता है आपका बिटुमिन, तो ये किस में होता है, CH2 में होता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में होता है, टार से, इसमें इनसोल्यूबल होता है, इसमें सोल्यूबल नहीं होता, टालुइन में सोल्यूबल होता है, ये आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेबल के बारे में आप पढ़ना थोड़ा सा अच्छे से। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट एक्सप्रेस्ड इन द रिफाइंड एस्फाल्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है कि रिफाइंड एस्फाल्ट में बिटुमिन का कंटेंट कितना होता है, तो गाइस 52% के करीब होता है ये गाइस, ठीक है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट। तो गाइस आपको पता होगा, अगर इस टाइप से अपन आप रोड बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो स्लेब में बनता है, तो आप बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उन्हीं को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो अगर एक्सपेंशन जॉइंट की बात करें तो आरसीसी के अंदर में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आपका 45 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस हो जाएगी तो अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ये आरसीसी पे मैंने आपको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अपन रोड के केस में बात करें तो ये देख सकते हो आप, ये आपका क्या होता है, जो सीसी रोड बनता है ना, वो आपका स्लेब में बनता है, एक स्लेब ये, दूसरी स्लेब आगे की होती है, फिर इस तरीके से भी साइड में भी स्लेब होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये जो जॉइंट दिए गए यहाँ पे, ठीक है, इसको बोला जाता है एक तरीके से कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, या कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से जॉइंट दिया जाता है यहाँ पे भी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाइज, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है। और ये इस तरीके से दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और डोवेल बार जो होता है उसको अपन एक्सपेंशन जॉइंट के केस में अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये अब ये क्या होता है गाइस, इस तरीके से दिखता है आपको, ये आपको पता ही है कि कंक्रीट का स्लेब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोड है, ये नीचे वाला लेयर होता है, इसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, सब बेस बोल सकते हैं, या फिर, ठीक है, सब बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सरफेस कोर्स बोल, ये क्या है, सरफेस कोर्स है, ठीक है। और ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, नीचे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं अपन सब ग्रेड। अभी आपको बताऊंगा मैं रोड की लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये जो आप सरिये दिख रहे हैं आपको बाहर निकलते हुए, इसको बोलते हैं अपन डोवेल बार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किस में यूज़ करते हैं अपन, सीसी रोड में, जब सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं तो जहाँ पे भी अपना कंस्ट्रक्शन एक तरीके से एक स्लेब दूसरी स्लेब पे जुड़ेगी तो उसमें यूज़ करेंगे, और जहाँ कंस्ट्रक्शन बंद होता है एक्चुअली, जैसे मान लो नाइट होगी तो अगले दिन यूज़ करेंगे ना, तो अपन ये इसको खुला छोड़ देते हैं, फिर अपनी जो पेवर अगले दिन आएगा ना, तो अपन पेवर मशीन को इस तरीके से फिट करते हैं कि ये आगे की स्लेब यहीं से शुरू हो जाए अपनी, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हो, जब अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से डोवेल बार बाहर की तरफ निकले हुए देखोगे, अगले दिन आके फिर यहीं से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं ना, टाई बार, इसको टाई बार भी बोला जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये टाई बार भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मान लो एक स्लेब तो ये है, दूसरी इसके पास में भी रोड बनेगा, तो एक स्लेब से दूसरी स्लेब के बीच में जो एक तरीके से बॉन्ड बनाएगा ना, वो क्या बनाएंगे, टाई बार बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो डोवेल बार होते हैं ये ऑलमोस्ट 32 के डाया से ज़्यादा के होते हैं, और ये किसके होते हैं, ये 16 या 12 mm के डाया के होते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट। तो गाइस रिजिड पेमेंट के केस में ऐसा कौन सा इनमें से है जो अपन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइस रिजिड पेमेंट के केस में अपन एज पे, कॉर्नर पे और इंटीरियर पे, ठीक है, अपन इंटीरियर के केस में डिजाइन करते हैं, लेकिन अपन सेंटर की कहीं बात नहीं करते इसमें, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेंटर वाला टर्म यूज नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो आंसर ये होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टरगार्ड थ्योरी से अपन डिजाइन करते हैं, कॉर्नर, एज और इंटीरियर की अपन बात करते हैं, लेकिन सेंटर की कहीं अपन स्पेसिफिक टर्म की बात नहीं किया जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट इज कोडेड। तो गाइस बॉटम मोस्ट लेयर क्या होती है, दोनों के केस में सेम होगी। आपको पता है पेमेंट दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है, और एक और क्या होती है, रिजिड पेमेंट, ठीक है गाइस। ये दो टाइप की पेमेंट होती है। अब इन दोनों पेमेंट में दोनों की जो बेस कोर्स होता है ना वो सेम होता है, उसको बोला जाता है सब ग्रेड, ठीक है। जो बड़े बड़े पत्थर आपने देखे होंगे जब रोड बनना शुरू होती है तो उस बड़े बड़े पत्थर को ही अपन बोलते हैं सब ग्रेड, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट लेयर होती है, सबसे पहले होता है सब ग्रेड, उसके बाद होता है सब बेस, उसके बाद होता है बेस, उसके बाद होता है सरफेस कोर्स, ये दोनों सरफेस कोर्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है प्राइम कोट, यहाँ पे होता है टेक कोट, यहाँ पे होता है सील कोट, अभी अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है ना उसमें एक लेयर ज़्यादा होती है, कौन सी, देखो रिजिड पेमेंट में अपन बेस कोर्स यूज़ करते हैं, सब बेस यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें अपन सब बेस भी यूज़ करते हैं एक तरीके से, ठीक है।
मतलब एक लेयर ज़्यादा होती है, और इसमें जो होता है ना रिजिड पेमेंट में, उसमें अपन स्लेब वाइज कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंस बिटवीन देखो यहाँ पे एक देख ही सकते हो आपकी, यहाँ पे क्या हो रखा है, सब बेस, इसमें देखो इसमें दोनों में सब बेस यूज़ के रखा है, लेकिन फिर इसमें बेस यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आप में दोनों में से एक डिफरेंस याद रखना, जैसे ऊपर उसने बताया ना, इसको सब बेस भी बोल सकते हो या फिर इसको सिंपल बेस भी बोल सकते हो आप, कि अगर बेस यूज़ किया तो उसके ऊपर सब बेस यूज़ नहीं करेगा, फिर यहाँ पे सब बेस यूज़ करेगा, दोनों यूज़ करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ये कंपेरिजन करोगे, अगर ये दोनों लेयर सेम है तो एक लेयर यहाँ पे मिसिंग होगी दूसरे वाले में, फिर ये लेयर आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। अब इसका इस तरीके से यहाँ दिखाया हुआ है कि सब बेस तो इसने दोनों में दिखा दी, लेकिन देखो यहाँ पे बेस भी दिखाया हुआ है, ये रहा बेस कोर्स, लेकिन इधर नहीं दिखाया, उधर सिंपल आपको अपर लेयर दिखा दी सरफेस कोर्स की, ठीक है गाइस। और ये डिफरेंस है, आपको पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ लेना इस डिफरेंस को, ठीक है। और गाइस अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी मेल आईडी कमेंट करना, जिसमें मैं आपको आप ये पीडीएफ भेज सकूँ, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन द सीमेंट कंक्रीट, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट की बात की हुई है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है गाइस, इसमें आप देखना आंसर क्या रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ एक तो ये होता है कि शुड नॉट प्रोवाइड एट द कॉर्नर, बिल्कुल सही बात है, कॉर्नर में प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में प्रोवाइड करते हैं अपन, ठीक है, जहाँ पे बेंडिंग मतलब आपका क्या रहेगा, शेयर फोर्स मैक्सिमम रहेगा और बेंडिंग मूवमेंट मिनिमम रहेगा, वहाँ पे अपन नॉर्मली देते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये देखना, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, ठीक है गाइस, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं। इसका आंसर आपको पता लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस इफ द रेजिस्टिंग सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्लैब इफ द रेशियो ऑफ रेडियस इफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 2, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेशियो दिया हुआ है किसका, रेडियस, ठीक है, रेडियस इफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, वेस्टरगार्ड ने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है गाइस। वेस्टरगार्ड से अपन क्या डिजाइन करते हैं, अपना रिजिड पेमेंट डिजाइन करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो रिलेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो, ठीक है गाइस। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू जो है आपकी, अगर ए की वैल्यू 1.74724 एच से कम है, ठीक है, तो अपन ये यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली बी की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है गाइस। अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बाई एच का रेशियो अपने को गिवन है 2, ठीक है। तो मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पे निकालता हूँ तो a इजिकल टू क्या आ गया मेरा, 2h आ गया, और मुझे a की वैल्यू क्या गिवन है 1.274, तो ये क्या ज़्यादा है, 1.274 से ज़्यादा एक्चुअली, तो ज़्यादा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला होगा, तो मतलब b इजिकल टू डायरेक्टली a हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ये यहाँ पे बस इसी तरीके से डील करना जो क्वेश्चन में गिवन है, a बाई एच की वैल्यू 2 है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो एच का मल्टीप्लाई कर दो, एच की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आएगा, और a इजिकल टू बी है, आपको एक्चुअली b की वैल्यू पूछ रहा है वो, बात समझ आ रही, आपको यहाँ पे b की वैल्यू पूछी जा रही है, लेकिन अपने केस में b इजिकल टू a है, इसलिए डायरेक्टली आंसर अपना ये हो गया। नेक्स्ट कोई केस ऐसा आएगा जिसमें ये वैल्यू छोटी नहीं होगी, मान लो a इज ग्रेटर देन 1.2724 होगा ना यहाँ पे, तो फिर अपने को ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा गाइस, वहां से अपने को b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आएगा अभी इसी शायद इस बार इसी स्लाइड में आ जाए क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर, गाइस यहाँ पे एक रिजिडिटी फैक्टर होता है, अपन यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के केस में, इफ द टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 मेगापास्कल, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि ये पूछा हुआ है, ठीक है, कि टायर प्रेशर अगर ग्रेटर है 0.75 से, तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो अगर ये ज्यादा है ना गाइस तो वो रिजिडिटी फैक्टर लेस देन होता है, ठीक है, तो लेस देन 1 तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बता दूं गाइस, देखो जब अपन इस तरीके से रोड पे बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे टायर मूव कर रहा है मामा आपका, ठीक है, और नीचे से भी आपका सोइल भी कोई प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो नीचे का प्रेशर है ना एक्चुअली वो ज़्यादा है आपका एज कम्पेयर टू ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन बनता है, तो उसमें क्या रहेगा आपका कॉन्टेक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन, जो आपका कॉन्टेक्ट प्रेशर है वो ज़्यादा है किससे, टायर प्रेशर से, मतलब ऊपर से जो लोड आ रहा है वो कम है, ठीक है, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो ऊपर से लोड आ रहा है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले लोड से, उसको बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट प्रेशर कम है टायर प्रेशर से, मतलब टायर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है आपको जो याद रखना वो क्या रखना है, रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्ट प्रेशर डिवाइड बाय टायर प्रेशर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो टायर प्रेशर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि टायर प्रेशर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.7 है, और ये 0.7 क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो अगर ये ज्यादा होगी टायर प्रेशर की वैल्यू तो अपना रिजिडिटी फैक्टर कम हो जाएगा एक से, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा था, लेस देन 1 लिखा था, ठीक है, आंसर आपका लेस देन 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द IS 456 1978 द एक्सपेंशन जॉइंट, तो गाइस एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पे, एट प्रोवाइड वेयर प्लेन चेंजेड एब्रेप्टली, सही बात है, एट प्रोवाइड मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, सही बात है कि एक मेंबर जैसे मान लो कोई आपका
पी में मान लो ये आपका क्या है, एक तरीके से कॉलम है, तो कॉलम जब बीम पे रेस्ट करता है तो यहाँ पे आपने को एक्सटेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं अपन, ठीक है। 18 मीटर अपार्ट इन हग स्ट्रक्चर। गाइस बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर में अपन, जैसे नॉर्मली तो मैंने वैल्यू बताई थी आपको 45 मीटर है, लेकिन बहुत बड़े स्ट्रक्चर हो तो उसमें 18 मीटर में भी अपन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आपका डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर नेसेसरी प्लान फॉर देयर लोकेशन। बिल्कुल सही बात है कि अपने को देखना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे अपने को, जब बीम को अपन कॉलम में डायरेक्टली डालते हैं या बीम को स्लैब में प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट जो होते हैं ना वो आपको थर्मल क्रैकिंग से बचाने के लिए यूज करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो होते हैं ना वो आपको श्रिंकेज और क्रैकिंग से बचाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन। गाइज सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने जो करवाया था वही वाला, ठीक है। बट यहाँ पे अब कंडीशन अभी अभी जो आंसर आया था वो क्या आया था, बी इज इक्वल टू ए का, ए आया था, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको ए बाई एच की वैल्यू क्या गिवन है, 0.5 गिवन है, एच की वैल्यू आपको क्या है 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखो गाइज यहाँ पे अपनों को क्या है, ए बाई एच की वैल्यू अब 0.5 है। अब ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है, मतलब ए की वैल्यू आपकी लेस देन है 1.724 से, ठीक है। ये जीरो नहीं है, 1 पॉइंट है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे बी की, ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, 10.16 आएगी गाइस, ठीक है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर, ठीक है। समझ आ गया आपको, आपको दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्फेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट मिल आर नोन एज। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सर्फेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट आर मिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे दो दो आपकी स्लेब एक्चुअली एक तरीके से मिल रही होती है, उसको बोलते हैं आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक तरीके से सेम हो गए हैं, ठीक है। तो आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट ही आंसर रहेगा। कैलकुलेट द रेडियई, ठीक है, रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस फॉर द कॉन्क्रीट पेमेंट इन द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस इज 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है एक तरीके से। तो गाइस यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये आपको रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो वो था वो क्या था, रेशियो था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में से कर लेना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट गाइस। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या है गाइस, ये रेशियो है, रेडियो नहीं है, ठीक है। RATIO, ठीक है। अब आपको रेशियो एक्चुअली गिवन है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पकड़ना है, रिलेटिव स्टिफनेस वर्ड पकड़ना है। इस रिलेटिव स्टिफनेस से जब आप क्वेश्चन को करोगे डील, तो ये आपको फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, EH³/12K 1 - म्यू का स्क्वायर के होल पावर 1/4, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे क्या रेशियोज गिवन है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1.5 पे किसका रेशियो है, या हाइट का रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। तो L1 देखो, मैं अगर L को डायरेक्टली लिख सकता हूँ H⁴, क्योंकि ये 1/4 तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से जब आपका आंसर यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1.355 आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखना आप इसको, when the bituminous surface is done on the already existing blacktop over the existing cement concrete, ठीक, the type of treatment is given है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग आपका रोड है उसके ऊपर अगर आपको मतलब एक तरीके से बिटुमिनस सरफेसिंग करनी है तो कौन सा आपको यूज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, टेक कोट रहेगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई टेक कोट की। अब ये क्या होता है, सील कोट, प्राइम कोट, टेक कोट। गाइस जो बिटुमिन होता है ना, वहाँ पे सरफेस जो लेयर होती है ना उसी को अपन बोलते हैं, ये सरफेस के अंदर में 3 लेयर यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है वो क्या होती है, सील कोट होती है, फिर क्या होती है, टेक कोट होती है, फिर क्या होती है, प्राइम कोट होती है, ठीक है। ये आपको एक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि जो सील कोट होती है सबसे ऊपर की लेयर है, तो वो स्किड रेजिस्टेंस के लिए और वाटर प्रूफ के लिए प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि व्हीकल्स उसके ऊपर ही मूव करेंगे। टेक कोट क्या होता है, एक तो मतलब जो 2 लेयर होती है ना उसके बीच में एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनाने का काम करती है, ठीक है। और इसमें अपन एस्फाल्ट बिटुमिन यूज करते हैं, एस्फाल्ट इमल्शन, ठीक है। और प्राइम कोट क्या होता है, ये भी एक तरीके से वाटर टाइट स्ट्रक्चर का काम करती है, और जो वॉइड्स हो जाते हैं ना उसको भरने का काम करती है एक तरीके से, ठीक है। और ये भी बॉन्डिंग प्रोवाइड करती है दो लेयर्स के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है, सील कोट है, फिर टेक कोट है, फिर प्राइम कोट है, और ये तो आपको पता ही है कि फिर उसके नीचे क्या होगा, बेस कोर्स होगा, सब बेस होगा, फिर ये सब ग्रेड होगा आपका, और ये नेचुरल सब ग्रेड अवेलेबल होगा वहाँ पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शेल प्रोसीड फ्रॉम। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोलर अपन जो यूज करते हैं, मान लो ये हाईवे है आपका, ठीक है। तो इस पे अपने को रोलर चलाना है, तो अपने अलग अलग लेयर्स में अपन रोलर चलाते हैं। तो रोलर जो चलाते हैं ना वो आउटर लेयर से अंदर की तरफ चलाते हैं गाइस, क्योंकि अपने को पता है अंदर का लेयर थोड़ा सा उठा हुआ रखते हैं अपन रोड में, ठीक है। और इसमें भी जो आउटर लेयर से अंदर वाला है ना, तो इसमें लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज, ठीक है। तो लोअर एज से अपन, क्योंकि देखो
रोड जो बनता है ना हल्का सा केम्बर यहाँ पे रहता है, तो ये लोअर एज से अपन बाहर की तरफ से अंदर की तरफ चलाएंगे, इसीलिए लोअर एज से अंदर अपर एज की तरफ बोला है मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आपका सी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द नागपुर कॉन्फ्रेंस द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज, तो गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विड्थ फॉर्मेशन क्या रहेगी, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, नागपुर की बात कर रहा है। तो गाइज आपको पता होगा कि पहली जो कॉन्फ्रेंस होती नागपुर में हुई थी, फिर बॉम्बे में हुई थी, फिर कहाँ पे हुई थी, लखनऊ में ही हुई। ये लास्ट टाइम एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लास्ट वाली कहाँ हुई थी, ठीक है। अब नागपुर वगैरह में आपको पता ही है कि सबसे पहले आईआरसी रोड इंडियन रोड कांग्रेस बना था और उन्होंने 20 ईयर प्लान्स निकाले थे। ये 20 ईयर प्लान्स का शामिल है एक तरीके से, ठीक है, कि अपने को 20-20 साल में किस तरीके से रोड का डेवलपमेंट करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नागपुर रोड प्लान में जो विड्थ ऑफ 2 लेन है प्लस सेपरेशन लेंथ किस तरीके से निकालोगे, तो जो विड्थ ऑफ 2 लेन है वो 3.26 लिया हुआ है और सेपरेशन लेंथ 0.7 लिया हुआ है। ये आपको याद रखने वाला ही क्वेश्चन एक तरीके से। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो 7.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब ये आप देख सकते हो कि नागपुर रोड प्लान कब से कब तक था, 1943 से 63 तक था। उसके बाद रोड की डेंसिटी जो उस टाइम पे थी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में आपको 16 किलोमीटर का रोड बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये किस पे, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे था। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। बॉम्बे 1961 से 81 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर और यहाँ पे 16 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे भी बनाना था यहाँ पे। उसके बाद ये 1981 से 2001, ठीक है, रोड डेंसिटी 82 हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 किलोमीटर स्क्वायर में 82 किलोमीटर का रोड होना चाहिए और ये रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न पे आधारित था, ठीक है। उसके बाद आप वो देख सकते हो कि द मोस्ट एक्सेसिबल रोड इज विलेज रोड, ठीक है। और नेशनल हाईवे की विड्थ है आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई इंडिया के अंदर। द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर 3rd ईयर लखनऊ प्लान, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने पहला कौन सा था, नागपुर, फिर बॉम्बे, फिर लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ के अकॉर्डिंग जो लेंथ थी ना नेशनल हाईवे की वो कितनी थी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका एरिया ऑफ कंट्री डिवाइड बाई 50। मान लो आपके पास कितने भी किलोमीटर का एरिया है उसको आपको 50 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मान लो 100 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, 50 से डिवाइड कर देना, जितना भी लेंथ है ना उतना नेशनल हाईवे की लेंथ होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और ये अभी बताया मैंने 81 से 2001 है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 82 किलोमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न पे, ठीक है। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, ये स्टार एंड, हाँ चलो ठीक है, स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ये स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कौन सा होगा, लखनऊ वाला होगा आपका, ठीक है, नागपुर वाला होगा। और जो अभी बात की हुई है लखनऊ वाला स्क्वायर एंड ग्रिड, या फिर अभी आपको बता ही दिया मैंने ऊपर, ठीक है। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न पे आधारित है, ठीक है, लखनऊ वाला। और यहाँ पे नागपुर वाला किसमें, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे, ठीक है गाइस। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने जो बोला था अभी, ठीक है, कि आपका लेंथ कितना रहेगा, ये टोटल एरिया उस डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी बात थी, अभी नेशनल हाईवे पूछा था इसलिए ये था। अगर स्टेट हाईवे पूछ ले तो डिवाइड बाई 25 से होगा, ठीक है। और अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पूछ ले तो 12.5 से होगा। तो देखो 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, उस तरीके से किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी रोड सिस्टम एज द फॉलोइंग है। तो प्राइमरी रोड सिस्टम किस लिए यूज करते हो, इकोनॉमिक स्टडी किस लिए करते हो, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्राइमरी रोड किसके लिए, एक्सप्रेसवे। इंजीनियरिंग स्टडीज किसके लिए, टोपोग्राफिक डिटेल्स के लिए। और रोड यूजर स्टडी किसके लिए करते हो, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख लेना इस तरीके से मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ सेग कर्व। तो गाइस सेग कर्व आपको पता ही होता है, एक वैली कर्व होता है, एक सेग कर्व होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या डिजाइन करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन डे टाइम। तो गाइस ये गलत है, क्योंकि मिनिमम साइड स्टॉपिंग का जो डे टाइम में नहीं होता है, यहाँ पे क्या नाइट टाइम के अंदर में आपका प्रोविजन रखना पड़ता है। डे टाइम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखते, क्योंकि डे टाइम में हमें विजिबल होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। एडिक्वेट ड्रेनेज, सही बात है। कंफर्टेबल ऑपरेशन होना चाहिए, प्लीजेंट अपीयरेंस, तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो 2, 3, 4 विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये। ओके गाइस, तो ये हमने 25-26 के करीब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हाईवे इंजीनियरिंग सेकंड पार्ट में, ठीक है। आने वाले समय में हाईवे इंजीनियरिंग का 3rd पार्ट भी आपको मिलेगा। तो गाइस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है गाइस तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगी है गाइस बनाने में, तो आप जरूर शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू गाइस।